student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial. I hope so आपने एक्सरसाइज नंबर 1 जो है प्रैक्टिस की है ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का 6.2 प्रैक्टिस सेट। ओके, तो वो सीखने के पहले आपको ये दो चीज के बारे में सीखना कंपलसरी है, अदरवाइज एक्सरसाइज जो है वो समझ में नहीं आएगी। मुझे पता है आप लोग ने जो है रिलेशन और रेशियो और जो है आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न कर लिए। वहां पे मैंने ये इसलिए नहीं बताया, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो जरूर बताना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउन टू अप जब भी होगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। फॉर एग्जांपल आप नीचे खड़े और बिल्डिंग के टेरेस पे देख रहे हो, सो दैट इज द लाइन ऑफ विजन क्या हो जाएगा, डाउन टू अप हो जाएगा। ओके, नीचे से आप ऊपर देख रहे हो तो ऐसा एंगल बनेगा। ओके, यहाँ से ऊपर देख रहे हो तो नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ विजन एंगल ऑफ एलिवेशन माना जाएगा। अगर आप बिल्डिंग की टेरेस पे खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन में फर्क क्या है, जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ओके, बट बाद में ट्रायंगल बनने के बाद में वो एंगल जो है नीचे ही आ जाएगा। कैसे, अगर ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पे आ जाता है, कैसे देखो Z बन रहा है। ओके, तो वो हम लोग बात की बात है, वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सीख जाएंगे। अभी के लिए जो है फिलहाल आपको ये याद रखना है कि डाउन टू अप आप जब भी देखोगे, नीचे से ऊपर जब भी देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ओके, क्योंकि लाइन ऑफ विजन कैसा हम लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ओके, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये पता है कि हम लोग जब ऊंचाई पे खड़े रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग डिप्रेस होते हैं। ओके, तो जब भी ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और नीचे से हमें डर नहीं लगता है तो डिप्रेशन नहीं आएगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। आई होप सो ये दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और इसके लिए मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए डाउन टू अप और यहाँ पे अप टू डाउन भी लिखा हुआ है। ओके, तो आप लोग ये नोट कीजिए, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। थैंक यू सो मच। 6.2 स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो समझ लिए होंगे और नोटबुक में जो है कॉपी कर लिए होंगे। तो आपको जो है क्या करना है, हर एक एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, पहले पूरी तरह अच्छी तरीके से देखना है, उसके बाद में स्टॉप करके वही सम को खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट सम देखना है, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो पूरा वीडियो देख लिया और उसके बाद में अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो देयर माइट बी अ चांसेस कि आपको बहुत सारे डाउट्स निकलेंगे। ओके, तो आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही सिंगल सम कीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। एक इंसान जो है वो कहाँ खड़ा है, चर्च से कुछ दूरी के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये इंसान है, ओके, मिस्टर ए, ये बहुत पतला है, खाना वगैरह नहीं मिला इसको, तो वो चर्च के कुछ दूरी पे खड़ा है, तो ये है चर्च। ओके, ये चर्च की इतनी कुछ दूरी पे खड़ा है, कितना मीटर बताया क्वेश्चन में, 80 मीटर। ओके, और ये क्या बताया क्वेश्चन के अंदर कि चर्च की हाइट हमें फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, चर्च की हाइट हमें फाइंड करना है, और पर्सन कहाँ खड़ा है, चर्च के ऊपर खड़ा है कि चर्च मतलब साइड पे खड़ा है, नीचे खड़ा है, रोड पे खड़ा है, और वो नीचे से चर्च को देख रहा है। ओके, एंड लुकिंग एट इट्स टॉप, अभी वो चर्च का कहाँ पे देख रहा है, ऊपर वाले हिस्से को देख रहा है। ओके, इट्स टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 40, तो यहाँ से वो एंगल कितना बना रहा है, 45 बना रहा है, सॉरी। ओके, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ अ चर्च, तो चर्च की हाइट कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको यही हेल्प करता है कि मतलब बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की हाइट अगर नहीं पता है तो आप डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हो हाइट कितनी है। और अगर कोई एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा है यहाँ, तो ये सारी चीज़ जो है, कॉन्सेप्ट जो है, अगर ब्रिज बना रहे हैं, ओके, अगर इतनी डिग्री पे बना रहे हैं तो ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा,
ओके, तो देयर माइट बी चांसेस स्लाइड बना रहे हैं, ओके, जैसे कि आप लोग वाटर पार्क गए होंगे, तो ये सारी चीजें किसके ऊपर बेस होती है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ये बेस होती है, ताकि फ्यूचर में कोई इंसिडेंट ना हो, ओके, और वो मतलब करेक्ट हो जाए, ओके, तो उनकी जो डिग्री है, उनके एंगल जो है करेक्ट रहेंगे, तो वो कभी भी फेल नहीं होंगे ये सब प्लान, ओके। तो आई होप सो आपको ये समझ गया होगा, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स था, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें अगर हम लोग डिस्कस करने जाएंगे तो कम से कम 4-5 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जहाँ पे हमें दिया हुआ है BC क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस है आदमी और चर्च के बीच में, और चर्च की हाइट कितनी है वो फाइंड करना है। हमें क्या दिया हुआ है, जो आदमी कितना दूर खड़ा है 80 मीटर, ओके, और 45 वो एंगल बना रहा है, तो हम लोग रेशियो की हेल्प लेंगे और आंसर निकालेंगे। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आपको सारी चीजें लिखना पड़ेगा। तो क्या लोगे, लेट AB बी द हाइट ऑफ अ चर्च, okay, and BC be the distance between a person and BC be distance between church and person, ओके। ये जो रोड है, ये रोड का डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में 80 दिया हुआ है, जो मिस्टर ए जो ये पर्सन है और जो चर्च है, ओके, तो ये जो इतनी दूरी पे खड़ा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वो उन लोग के दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, BC। देयरफॉर BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 मीटर, राइट, एंड एंगल C विद द थीटा, ओके, और C क्या हो जाएगा, थीटा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, जो नीचे से ऊपर दिख रहा है, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी एलिवेशन क्यों ले रहे हैं हम लोग, एज पर्सन ऑब्जर्विंग कहां से देख रहा है, वो नीचे से ऊपर देख रहा है, लुकिंग एट इट्स टॉप, स्टैंडिंग डाउन लिखने की जरूरत नहीं है, लुकिंग एट इट्स टॉप मतलब वो तो नीचे ही खड़ा होगा, लुकिंग एट टॉप ऑफ द चर्च, टॉप ऑफ चर्च, वो नीचे से ऊपर देख रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, सो दैट इज डाउन टू अप हो रहा है यहाँ पे, ओके, डाउन टू अप हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 45, तो यहाँ पे ये भी लिखना है। तो ये चीज ही लिखना जो है वो एक थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, जब बच्चे थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, बट थ्रू आउट द चैप्टर ये एक्सरसाइज है जो 6.2 मैं आपको यही लिखाऊंगा, ओके, कि कोई दूसरे स्टेटमेंट नहीं होंगे, एक तो हाइट होगी, एक डिस्टेंस होगा और एक एंगल होगा, और एंगल जो होगा वो एलिवेशन होगा या डिप्रेशन, ओके। तो वो मुझे डाइजेस्ट का पूरा इतना बड़ा बड़ा लिखाने की आदत नहीं है, ओके, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं वही करूँगा जो बच्चे को जो समझ में आए और बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ओके। तो थीटा का वैल्यू 45 है, बट हमें फाइंड क्या करना है, थीटा के सामने का जो हाइट है, ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड स्टूडेंट, हाइट ऑफ द चर्च। तो चर्च का हाइट मुझे मालूम नहीं है, और ये जो डिस्टेंस मुझे मालूम है, तो दो चीज लेना है इसके अंदर, जो मालूम है और जो मालूम नहीं है। तो मालूम क्या है अपने को, BC है, और क्या नहीं मालूम है, ये है, ओके। तो ये दो चीज हम लोग को लेना है। थीटा के सामने वाला कौन हो जाएगा, ऑपोजिट, क्योंकि चर्च हमें पता नहीं है, और हमें क्या पता है, हाइपो पता है क्या नहीं पता है, नीचे का BC का वैल्यू पता है, यस, क्या है, नीचे का BC का वैल्यू 80 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा बोलो, ऑपोजिट, और ये तो हाइपो है,
है ना, क्योंकि 90 के सामने है ये तो अपने को दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग किसको लेंगे, नीचे का जो बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा एडजेसेंट। ओके, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट फॉर्मूले में देखो, रेशियो में ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन सा है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो है वो tan थीटा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45। अभी ऑपोजिट कौन है, देखो थीटा के सामने चर्च, तो चर्च का नाम क्या लिया है हम लोग ने, AB, और एडजेसेंट कौन है, डाउन वाला BC। ओके, तो AB का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास 80, और tan 45 जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको टेबल सिखाया था, या फिर पेज नंबर 127 पे आप लोगों के टेक्स्ट बुक में होगा, तो उसका वैल्यू क्या है tan 45 का, देखिए क्या है 1, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 81 का कितना हो जाएगा 80 मीटर। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चर्च की हाइट भी 80 है, और जो पर्सन है ओके मिस्टर के, वो भी कितना दूरी पे खड़ा है, 80 मीटर दूरी पे खड़ा है। ओके, तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा therefore a person standing, सॉरी चर्च नाम फाइंड करना है ना हम लोग को, तो हाइट ऑफ अ चर्च लिखेंगे डायरेक्टली, therefore हाइट ऑफ अ चर्च is 80 मीटर। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और ये जो 6.2 का जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्योंकि सारे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो इसको जो है मैं आपको अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा। ओके, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, तो वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको थोड़ा सा डीप में जाके समझाऊंगा, तो वीडियो माइट भी थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी। ओके, तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी है, इसके लिए आप लोग स्किप करके मतलब बंद करके मत रख दो, इसको आप लोग पूरा एंड तक के देखो, आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक छोटी चीज़ जो है यहाँ पे समझाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा कितना इजी था, उसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज इजी है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस है एक, ओके फॉर एग्जांपल क्लब है, ओके वहां से वो एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप, तो वो ग्राउंड में देख रहा है जहाँ पे एक छोटा सा समुद्र है और वहाँ पे शिप है, मेक्स एन एंगल ऑफ अ डिप्रेशन 60, तो वो जहाँ से ऊपर से नीचे देख रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। इफ द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस इज 90 मीटर अबव, ओके तो 90 मीटर का हाइट है, then find the how far is ship from the lighthouse। तो डायग्राम के हिसाब से समझते हैं, एक लाइट हाउस है, ओके ये एक हाउस है, क्लब है फॉर एग्जांपल, मुझे अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, तो ये एक लाइट हाउस है, ओके बल्ब बना लेते हैं, तो ये लाइट हाउस है, और ये लाइट हाउस के ऊपर एक आपका फ्रेंड खड़ा है, ओके कोई भी आपके फ्रेंड का नाम ले लो, ओके तो वो वहाँ पे खड़ा है और वो वहाँ से नीचे दिख रहा है, ओके ये आपका फ्रेंड है और यहाँ से वो नीचे दिख रहा है, ओके तो ये नीचे जहाँ देख रहा है ना, तो यहाँ पे एक शिप है, क्या है, शिप है, ओके यहाँ पे एक आपका दूसरा कार्टून बैठा हुआ है, ओके ये शिप में आपका एक दूसरा एक और फ्रेंड बैठा हुआ है, तो ये फ्रेंड जो है ये जो शिप में फ्रेंड में जो बैठा हुआ है उसको देख रहा है, ओके तो ये टॉप ऑफ द लाइट हाउस हो गया, एंड पर्सन ऑब्जर्विंग फ्रॉम लाइट हाउस टू द शिप, तो वो जो ऊपर से नीचे दिख रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, 60। अब मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस कितना होता है, ये जो लाइट हाउस है, ओके तो ये लाइट हाउस से लेके डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितना होगा, अगर इसका हाइट कितना है 90 मीटर, 90 मीटर क्या है, लाइट हाउस है, और यहाँ से एंगल कितना है 60 है,
और ये जो आपका दूसरा फ्रेंड जो यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे, शिप में, तो यहाँ से कितना दूरी पे शिप में बैठा हुआ है। ओके, तो आपको ये नीचे का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल ये ताज होटल है, लाइट हाउस, और यहाँ से आपका फ्रेंड जो है वो जो समंदर वगैरह है वहाँ से एक शिप में बैठा हुआ है, तो आपको ये फाइंड करना है कि कितना है। सो लेट अस टेक A B C। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल कि ये 60 है, तो हम लोगों को ट्राइंगल के अंदर तो एंगल दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है ना वो इसको इक्वल ले लेंगे। ओके, क्योंकि ये अगर 60 है इतना, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि क्या बन रहा है, देखो z बन रहा है, राइट। तो जो नीचे का अर्थ का सरफेस एरिया होगा वो स्ट्रेट ही होगा ना, थोड़ी ना ऐसा टेढ़ा होगा, तो वो किसको इक्वल होगा, अगर यहाँ से हाइट से हम लोग स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं तो। ओके, तो ये पैरेलल है, इसके लिए ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। अब एंगल किस में आ गया, ट्राइंगल में, तो 60 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये, और 90 के सामने वाला हाइपो ये हो जाएगा, तो एडजेसेंट बचा ये। हम लोग को फाइंड क्या करना है, एडजेसेंट फाइंड करना है, या हाइपो एडजेसेंट, तो हम लोग क्या लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे और ये वाला पार्ट लेंगे। ओके, तो सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अभी हम लोग करते हैं सम। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है, लेट ए बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस। यही चीज मैंने इसके पहले बताया था, हाइट ऑफ अ चर्च। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइट लाइट हाउस हो गई। अभी डिस्टेंस कौन हो गया, BC भी द डिस्टेंस बिटवीन BC क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, राइट। सो ये हो गया और ये हो गया। अभी तीसरा जो होता है हमारा एंगल होता है, तो एंगल A, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओके, वैसे अभी यहाँ पे होता तो सिर्फ एंगल C लिखता तो समझ में आता था, बट A जो है ये 2 आ रहा है, तो हम लोग को DAC लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिक्रेशन दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, एंगल A जो है वो बीच में आ रहा है, तो DAC। ओके, बाहर वाला एंगल कितना है, DAC विद थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, 60 है, और ये क्या है, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्यों डिप्रेशन है, क्योंकि वो जो भी पर्सन है लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है और वो नीचे देख रहा है, तो ऊपर से नीचे जब भी होगा तो डिप्रेशन होगा। ओके, सो पर्सन ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस, दैट इज डाउन टू अप, है ना, वो ऊपर से नीचे देख रहा है, सॉरी ऊपर से नीचे देख रहा है, तो अप टू डाउन लिखना पड़ेगा। ओके, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे वो देख रहा है। ओके, तो उस हिसाब से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अभी थीटा क्या दिया हुआ है, 60, बट किसका दिया है, एंगल DAC का दिया हुआ है, तो DAC का वैल्यू अगर 60 है तो ACB का वैल्यू भी क्या होगा, 60, क्योंकि DAC किसको इक्वल है, एंगल ACB। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल आएगा, तब जाके वो एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम। तो अभी हमको क्या पता है, एंगल ACB कितना है, 60। ओके, तो अभी ACB के सामने वाला हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो थीटा जो है, राइट, जो थीटा है उसके सामने वाला दिया हुआ है, कौन है, लाइट हाउस है। ओके, ये थीटा के सामने वाला दिया हुआ है और ये हमें फाइंड करना है, तो ये और ये लेंगे, ये थीटा के सामने वाला ऑपोजिट और ये जो है एडजेसेंट। सामने वाला कौन होता है, ऑपोजिट। आपका घर है, आपके घर के सामने ठीक आपके फ्रेंड का घर है। ओके, तो वो क्या हो गया, आपका ऑपोजिट वाला फ्रेंड हो गया।
और आपकी जो जस्ट बाजू वाला बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट फ्रंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 60 के सामने जो है वो हमें फाइंड करना दिया हुआ है तो वो लेंगे, और जो नहीं दिया हुआ है जो फाइंड करना है वो लेना है। ओके, तो नीचे वाला लेंगे। नीचे वाला वैल्यू इसलिए लेंगे क्यों, क्योंकि हम लोग को ये फाइंड करना है और ये हमें दिया हुआ है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो वो कैसे मिलेगा, जो दिया हुआ है उससे। तो थीटा के सामने वाला ऑपोजिट हो गया, नीचे वाला एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट फॉर्मूला कौन सा है, देखो tan थीटा। तो थ्रू आउट द एक्सरसाइज मेरे को यही करना है और कुछ नहीं करना है। हाइट एक लेना है, एक को डिस्टेंस लेना है और एंगल ऑफ एलिवेशन के डिप्रेशन है वो बताना है। फिर थीटा से फाइंड करना है कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ रहा है, क्या ऑपोजिट अपॉन हाइपो आ रहा है, कि क्या आ रहा है। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो tan थीटा है क्या हमारे पास 60 है। ओके, ऑपोजिट क्या है देखो वहां पे AB है, एरो मार के रखा है, और नीचे एडजेसेंट, एडजेसेंट नीचे है BC, जो मुझे फाइंड करना है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है टेबल में देखो आप। ओके, पेज नंबर 127 पे तो √3 आएगा। AB हमें कितना पता है 90 और BC हमें नहीं पता। ओके, तो BC नहीं पता है, इधर चले जाएगा। ओके, तो BC इधर ऊपर आ गया, तो ये √3 नीचे चले गया, तो ये एक्सचेंज हो गया इन शॉर्ट। ठीक है, तो BC का वैल्यू 90 अपॉन √3 आ गया। अभी आप लोग √3 का वैल्यू 1.73 नीचे मत डाल देना, क्योंकि 1.73 से डिवाइड नहीं करना है। ओके, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। ओके, अभी इसके बाद में क्या होगा, 90 into √3, 90 √3। ओके, √3 into √3 क्या हो जाएगा, √9 आ जाएगा, और √9 किसका है, 3 का है, राइट। किसका है, 3 का। अब 3 के टेबल से 90 को कट करो, 3 1 जा 3 3 जा 0 का 0। अभी क्या आ गया 30 √3। तो 30 एज इट इज, √3 का वैल्यू क्या है 1.73। तो मल्टीप्लाई करो और आंसर लिखो खत्म। ओके, 1.73 है। ओके, और 30 को मल्टीप्लाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 3 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 21, तो 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 2 5, तो 51.9 आ जाएगा। 0 आया, 9 आया, ये 1 और 5, दो नंबर के पहले पॉइंट है, तो 51.9 मीटर। तो ये जो फ्रेंड है, जो चर्च मतलब लाइट हाउस है, और वहां से जो इतना दूरी पे देख रहा है वो कितना मीटर का है 51.9। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड शिप। ओके, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, नहीं तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिखो ना, क्या दिया हुआ है 51.9 मीटर। ठीक है, फॉर द शिप इज, the ship is 51.9 meter far from the lighthouse. ओके, सिंपल था, बहुत स्लो गए, और हम लोग ने जो है पूरा जो है अच्छे से सीख लिया है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे जो है वो दो चीज दिया गया है। क्या बोला गया, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि दो बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन रोड विद विड्थ ऑफ 12 मीटर। एक जो आपका फ्रेंड है, आप जो है ये 4 माले की बिल्डिंग पे रहते हो, और आपका जो दूसरा फ्रेंड है वो 10 माले की बिल्डिंग पे रहता है। ओके, तो आप जो है 4 माले की जो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहां की टेरेस से आप ऊपर देख रहे हो। ओके, कहाँ देख रहे हो, सामने वाला जो
आपका फ्रेंड है, ओके, जो 10 माले की बिल्डिंग पे है, तो आप टेरेस पे जाके उसको देख रहे हैं, ओके। सपोज आपका फ्रेंड जो है 10 फ्लोर पे रहता है, तो आप कहाँ हो, 4 माले पे की बिल्डिंग पे हो और 4 माले की टेरेस पे गए और ऊपर से सेकंड बिल्डिंग को देख रहे हैं। तो आपका जो बिल्डिंग है वो 12 मीटर हाइट है, सॉरी 10 मीटर हाइट है, ओके। ये आपका बिल्डिंग है, ओके। ये आपकी बिल्डिंग का एंट्रेंस, और यहाँ से आप देख रहे हो आपके दूसरे फ्रेंड को जो कि 10 माले की बिल्डिंग पे रहता है। कितने? 10 माले की बिल्डिंग पे, ओके। तो ये आपकी बिल्डिंग का, आपके फ्रेंड का बिल्डिंग है, ओके। आप यहाँ से इसको देख रहे हो, यहाँ पे आपका फ्रेंड रहता है, ओके। तो ये इसकी हाइट कितनी होगी जब एंगल यहाँ से बनेगा, तो ये आपकी बिल्डिंग की हाइट हो गई और ये आपके फ्रेंड की बिल्डिंग की हाइट हो गई, और ये हो गया विड्थ। विड्थ मतलब उन लोग दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो है 12 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपकी जो बिल्डिंग है उसका हाइट कितना दिया हुआ है, फर्स्ट बिल्डिंग ये बोला है, ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ओके। और ये वाली जो है वो सेकंड बिल्डिंग है, ओके। तो आप जो है यहाँ से खड़े रह के आपके फ्रेंड की बिल्डिंग के हाइट के ऊपर यहाँ पे देख रहे हो, ओके। तो यहाँ से आपका एंगल कितना बन रहा है, 60। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन, एंगल ऑफ अ एलिवेशन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ से बन रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बोला है, क्योंकि आप जो है वो टेरेस पे चढ़ के जाने के बाद फिर भी ऊपर ही देख रहे हो, ओके। तो ऊपर देख रहे हो, डाउन टू अप देख रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। तो ये जो है आपकी बिल्डिंग की हाइट है, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, और ये जो है ये सेकंड बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको फाइंड करना है। आपको क्या पता है, 3 चीज पता है। एक तो 10 मीटर, आपकी बिल्डिंग की हाइट जो है वो 10 मीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 10 मीटर है, ओके। और आपको ये फाइंड करना है, ओके। तो हमें क्या पता है, ये 12 है, तो ये ऊपर वाला भी कितना होगा, 12 होगा। और ये 10 है, तो ये भी कितना होगा, 10 होगा, है ना। क्यों 10 होगा भाई, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है दोनों टेढ़ी टेढ़ी तो नहीं हो गई होगी, स्ट्रेट ही गई होगी जमीन से, ओके। तो ये जो है स्ट्रेट गई है, ये भी स्ट्रेट गई है, तो पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये किसको इक्वल हो जाएगा, इसको। तो आप लोग देख रहे हो नीचे का वैल्यू अलग है और इधर का वैल्यू अलग है, ओके। तो ये आमने सामने जो है वो सेम है और ये आमने सामने सेम है, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग को ये 10 मिल गया है, बट अभी हम लोग को ये नहीं मिला है, तो ये फाइंड करेंगे और उसके साथ में प्लस कर देंगे नीचे वाले के साथ में, तो हम लोग को सेकंड बिल्डिंग का हाइट जो है वो पता चल जाएगा, ओके। सो लेट AB बी द फर्स्ट बिल्डिंग, HIGHT, AB be the height of first building। AB हम लोग ने ले लिया फर्स्ट बिल्डिंग, तो D से लेके C तक के क्या हो जाएगा, सेकंड बिल्डिंग। BC be the height of second building। BC का वैल्यू पता है नहीं, वही तो फाइंड करना है। और AB कितना दिया हुआ है हमें, 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके। ये हमें फाइंड करना है, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विड्थ कितना दिया हुआ है, 12 मीटर, और एंगल किसको लेंगे, A को लेंगे हम लोग, ओके। सो BC with the width between both the building, ओके। तो BC का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 12। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल A लिखेंगे, थीटा which is equals to 60, ओके।
एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेशन इज गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग एंड लुकिंग एट द सेकेंड बिल्डिंग, तो ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अगर यहाँ पे ज्यादा लाइट आ रही है आपको तो वीडियो में आपको ये दिख रहा नहीं होगा बराबर से विजिबल, तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो एंगल ए का वैल्यू क्या है 60। तो अभी हम लोगों को क्या बताया कि हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग फाइंड करना है। अब ये सेकंड बिल्डिंग जो बन रही है वो कितनी बन रही है, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, है ना। तो ये जहां तक ये आपके 4 फ्लोर होंगे वो ये सेकंड बिल्डिंग की भी हाइट उतनी सेम ही होगी। ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, तो आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ E, ओके, A B C और ये D, तो ये E ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल हियर क्या लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू, AB किसको पैरेलल है, सामने वाली DC को। ओके, देयरफॉर AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 है, जो किसको इक्वल हो जाएगा, AB EC को इक्वल हो जाएगा। ओके, पैरेलल है इसके लिए इक्वल हो जाएगा। और साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे 12 दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो AB का वैल्यू अगर 10 है तो EC भी कितना हो जाएगा 10। ओके, तो वैसे ही विड्थ कितनी है नीचे की BC 12 है, तो BC किसको इक्वल होगी, BC किसको इक्वल हो जाएगी, AE को, क्योंकि वो नीचे से अगर सेम है तो बिल्डिंग ऊपर जाके टेढ़ी नहीं होने वाली, तो यहाँ पे AE भी कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। ओके, तो BC जो है हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से हमने AE फाइंड कर लिया कि AE भी क्या हो जाएगा 12, क्योंकि साइड्स ऑफ opposite sides of a rectangle, therefore quadrilateral ABCD is a ABCE is a rectangle। यहाँ पे लिख सकते हो quadrilateral ABCE is rectangle, इस वजह से ये सब हम लोग ले लें। ओके, इस वजह से ये सारी चीजें लिए। BC का वैल्यू अगर 12 है तो AE भी कितना होगा 12 ही होगा। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, ये 12 है, ओके, ये मालूम पड़ गया, ये 10 है, ये भी मालूम पड़ गया, ये 60 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, DE। तो अभी हम लोग ये नीचे का पार्ट नहीं देखेंगे, सिर्फ ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल के अंदर ये कितना दिया हुआ है 60, तो A क्या है, थीटा है। ओके, तो एंगल A क्या दिया हुआ है, थीटा। ओके, सो थीटा की हेल्प से अभी हम लोग को फाइंड करेंगे। तो थीटा के ऑपोजिट वाला हम लोगों को फाइंड करना है ये, तो ये 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपो, थीटा के सामने वाला ऑपोजिट, तो ये जो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट। तो हम लोग को ये कब मिलेगा, जब इसके साथ कोई दूसरी वैल्यू दी होगी। तो कौन सी वैल्यू दी हुई ट्राइंगल के अंदर, ये नीचे वाली दी है, तो ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन होता है, देखो पूरे रेशियो में tan थीटा होता है। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 और तीसरा सम है ये, तो 60 अभी जस्ट हम लोग ने सॉल्व किया था। 60 कितना होता है √3। ओके, ऑपोजिट कौन है, थीटा के सामने वाला ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट DE है। ओके, और एडजेसेंट हम लोग को जो दिया हुआ है वो क्या है, AE है। और DE का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मगर AE कितना है 12। ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, आपका इसका आंसर भी आ गया। और क्वेश्चन में हम लोगों को कहीं ऐसा नहीं बोला है कि √3 का वैल्यू जो है आप 1.73 लो, बट आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हो। 12 मल्टीप्लाई बाय 1.73 करो, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख दोगे। और आपको पूरी हाइट चाहिए बिल्डिंग की, तो ये इसको और इसको प्लस कर दोगे, हाइट मिल जाएगी। Therefore height of second building
क्या होगी, डी से लेके पूरा नीचे तक की होगी, है ना, डी से लेके सी तक की होगी। तो डी सी पूरा बन रहा कैसा है, डी से लेके सी, डी ई प्लस ई सी। तो डी ई का वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड किया 12√3 और ये इसी का वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया। Therefore height of the second building is 12√3 plus 10। यहाँ तक के ही सॉल्व करके छोड़ देना है। Okay, so this is my final answer, 12√3 और ये 10। Okay, height of HIEGHT, height of second building is DC रहेगा, तो DC कितना है 12√3 plus 10। तो इसी तरीके से हमारा ये वाला जो है पूरा होता है। अगर इसमें कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, मैं रिप्लाई दूंगा बट थोड़ा सा लेट रिप्लाई दूंगा। ओके, सो प्लीज कोऑपरेट, आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग जो है इसको वीडियो को रिवाइंड कर करके देखोगे एक एक चीज को, तो आपको हर एक स्टेप जो है वो बारीकी से समझ में आएंगे। अब हम करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लगभग सेम है, बट यहाँ पे जो है क्या बताया गया है कि एंगल फाइंड करना है। जो थीटा हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता था 45, 60, तो वही चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो फाइंड करनी है तो यहाँ पे हमें दो चीज दी गई है कि दो पोल्स है। पोल्स मतलब क्या, ऐसे खंबे जो है वो इरेक्टेड है। इरेक्टेड मतलब गड़े हुए है। ओके, ग्राउंड के अंदर गड़े हुए हैं। एक जो है वो छोटा पोल है और एक जो है वो बड़ा पोल है। ओके, ये दो पोल्स जो है वो गड़े हुए हैं ग्राउंड में। ओके, तो ये ग्राउंड का सरफेस एरिया होगा। तो ये मैं बना देता हूँ। एक जो है 7 मीटर का है और एक ये जो दूसरा है वो कितना है, 18 मीटर का है। ओके, 18 मीटर एंड 7 मीटर। तो ये जो बड़ा वाला पोल है वो कितना है, 18 मीटर का है। ओके, और जो छोटा वाला पोल जो है वो 7 मीटर का है। और यहाँ से क्या अलग है कि यहाँ से एक वायर स्ट्रिंग जो है इसको बांधी गई है। The length of a wire fastened at the top, मतलब ये दोनों के टॉप पे फास्टन किया है, मतलब बांधा हुआ है। ओके, विच इज ऑफ 22 मीटर। ये कितनी की है, 22 मीटर की है। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल मेड बाय वायर द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो वायर से जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टली फाइंड करो, मतलब ये। अगर वर्टिकली बोलता तो ये होता था, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है कि कितना होगा। ओके, क्वेश्चन में कैसा दिया होगा, द एंगल मेड 45 डिग्री एट, सॉरी ना, द एंगल मेड 60 डिग्री फ्रॉम अ डिप्रेशन फ्रॉम डाउन टू अप टू डाउन डिप्रेशन एंगल बना हुआ है। बट यहाँ पे हम लोग को यही नहीं दिया हुआ है। ओके, जो थीटा है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी द पोल ऑफ अ 7 मीटर एंड सी डी बी द बिग पोल एंड यहाँ पे हो जाएगा ई। तो ये तो पूरा जो सम है वो पूरा लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया है। तो हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, सो एग्जाम्पल में assumption में let AB be the small pole erected on ground. तो AB का वैल्यू हो गया 7 मीटर। ओके, सिमिलरली AB अगर पोल है तो वैसे दूसरा एक और पोल है DC। तो DC be the big pole, ये सेम आएगा इरेक्टेड ऑन ग्राउंड। ओके, तो डीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 मीटर और एक स्ट्रिंग बांधी होगी है ऊपर से। तो एडी बी द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ अ वायर, ऑफ द वायर। क्वेश्चन में से देख के लिखना है, फास्टन एट द टॉप। जो का वैल्यू कितना है एडी की 22 मीटर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी आपको लास्ट वाले सम में ये नीचे का वैल्यू दिया हुआ था। ओके, तो उसी के हिसाब से आप ये इक्वल ले लेते थे।
ओके, तो ये तो 7 मीटर आपको पता चल गया होगा सर यहाँ पे कितना लिखने वाले 7, क्योंकि ये हाइट जो होगी पोल की इतनी सेम होगी। तो हमें जो है क्या फाइंड करना है, पहले ये फाइंड करना है और इसको लेके थीटा फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला वैल्यू तो दिया नहीं है, तो कौन सा लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे। ये 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपो। तो सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं ABC is a rectangle, quadrilateral ABCD is rectangle। ओके, पोल जो है वो आड़े टेढ़े तो नहीं गए होंगे इरेक्टेड करने के बाद में, उसके लिए पैरेलल है, तो हम लेंगे AB, इसको इक्वल है EC को। तो AB का वैल्यू ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, AB किसको इक्वल है, EC को, साइड ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो AB का वैल्यू अगर 7 है तो EC भी कितना होगा, therefore EC भी 7। ओके, इतना समझ में आया। अब हम लोग को थीटा फाइंड करना है, इसके लिए यहाँ पे मैंने थीटा नहीं लिखा है। थीटा कौन है, एंगल A, ठीक है, एंगल ऑफ थीटा, तो एंगल ऑफ इलेवेशन we need to find, हम लोग को नहीं पता, इसके लिए हम लोग लिखेंगे वो need to ओके, we need to find क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को थीटा का वैल्यू नहीं पता है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा का वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे ही रहने देंगे। तो थीटा का वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये अपने को फाइंड करना है। ओके, तो EC कितना हो गया हमारे पास, ये 7 हो गया, सॉरी ये 7 हो गया, और ये हमें नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये दिया है क्या, नहीं दिया, बट हम लोग फाइंड कर सकते हैं यस, क्योंकि पूरा 18 है और इतना 7 हुआ, तो ये कितना होगा, कितना होगा, दिमाग में आ गया आंसर, ये 18 है, 18 में से 7 निकल गया तो ये 11 होगा। तो कैसे फाइंड करते बताता हूँ मैं। तो DC जो है वो कैसे बन रहा है, D से लेके C तक के, तो DE प्लस EC, why, because they are collinear, D, E और C, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सो DC का जो वैल्यू है वो 18 है, DE का वैल्यू हमें नहीं पता, और EC देखो अभी हमने फाइंड किया 7 प्लस 7 इस साइड आया तो -7, 18 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 11। तो ये कितना हो गया बताओ, अभी ये वाला कितना हो गया 11 मीटर। ओके, क्योंकि ये पूरा 18 है तो 11 प्लस 7 कितना हो गया 18। अब मेरे पास ये है, अब मेरे पास ये है, मुझे ये फाइंड करना है कि ये फाइंड करना है, मुझे थीटा फाइंड करना है, तो मैं इसको देखूंगा नहीं, मेरे पास क्या है, ये है और ये, तो थीटा के सामने वाला ऑपोजिट और ये 90 के सामने वाला हाइपो, जो दोनों चीज दी हुई है वो ले लो। ओके, थीटा के सामने वाला ऑपोजिट और एक और चीज दी है हाइपो, तो ऑपोजिट अपन हाइपो देखो कौन सी होती है रेशियो में, साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा का वैल्यू नहीं पता, ऑपोजिट कितना है देखो, ऑपोजिट कौन है, DE है, और हाइपो कौन है, AD है। तो DE का वैल्यू 11 है, इसका वैल्यू 22 है, कैंसिल करो 1/2 आ रहा है, तो साइन थीटा कितना हो गया 1/2, बट साइन का वैल्यू ना ही 30 आया, ना 60 आया, ना 45 आया, ना ही 0 आया। तो अब क्या करें, तो आपको जो है वो टेबल निकालना है, टेबल में लिखना है साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब है, तो साइन थीटा कब 1/2 होता है, जब साइन 30 होता है तब होता है आंसर 1/2। तो थीटा का आंसर कितना आ गया बोलो, थीटा का आंसर आ गया 30। समझ में आया, इतना समझ में आया। तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल,
So na theta equal to 30 is angle made by wire with the horizontal. ओके, क्लियर है? इसको आप लोग अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पता है वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको जो है डिफिकल्टी आ रही होगी, बट मैं जितना इजी कर सकता हूँ मैंने उतना इजी करके सीखा है। अब हम देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। 5 बहुत इजी है दोस्तों, बट थोड़ा सा बड़ा है, बट मैं उसको आपको बहुत इजी करके बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? A storm broke a tree and tree top rested 20 meter base from the base of a tree making an angle of a 60 degree। तो एंगल कितना बना रहे हैं? 60 डिग्री बना रहे हैं। और with the horizontal find the height of the tree। तो यहाँ पे आपको ट्री है, ओके, झाड़ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राई करता हूँ, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। ये जो है वो गिर गया है। ओके, तो ये जो है ऐसा ऐसा करके गिर गया है। ओके, मतलब यहाँ पे इतना था, अच्छा खासा हरा भरा, स्टॉर्म आया और उसको गिरा दिया, तो यहाँ से झुक गया है। ओके, तो ट्री जो है वो ऐसा है, ये इतना पूरा बड़ा वाला है, बट ये ट्री का जो ये इतना पार्ट है यहाँ से टूट गया और वो नीचे गिर गया। ओके, तो ये जो है टोटल हाइट है ट्री की, और हम लोग ने क्या कर रहे हैं, इसको ये जो इतना पार्ट है वो नीचे गिर गया, और ट्री का जो बेस है तो ये कितना है? 20 मीटर है, और आपको फाइंड करना है कि टोटल हाइट ऑफ अ ट्री। अभी ट्री जो है वो इतना है कि पूरा है, तो ये भी फाइंड करना पड़ेगा और ये भी फाइंड करना पड़ेगा। अब ये जो ट्री जो यहाँ से टूटकर गिर गया है, तो ये इतना पार्ट इसको इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो जितना गिरा है वो नीचे जाके छोटा या बड़ा तो नहीं हो जाएगा, है ना? तो वैसे ही लेना है आपको। लेट, अब यहाँ से जो एंगल बना है, जहां पे वो एंगल गिर गया है वहां पे एंगल कितना बना है? 60। ओके, सो लेट AB be the height of a tree। AB be the total height of tree। अभी इसके अंदर टोटल हाइट ऑफ अ ट्री है, तो इसके अंदर एक ब्रोकन पार्ट है और एक अनब्रोकन है। तो यहाँ पे ब्रोकन कौन सा है? ऊपर से टूटा है, राइट? तो AD क्या है? ब्रोकन है, और BD क्या है? अनब्रोकन है। ओके, तो टोटल ट्री कैसे बन रहा है? ब्रोकन प्लस अनब्रोकन पार्ट। ओके, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? BD be the unbroken part of tree। BD कितना हो गया? अनब्रोकन, और AD क्या हो जाएगा? AD be the broken part। अगर AD जो है वो ब्रोकन पार्ट हो गया, तो ये ब्रोकन कहाँ गिरा है? इधर गिरा है, तो DC को इक्वल होगा, तो AD किसको इक्वल है? DC। क्यों के ट्री broken at point D and C take the position of A। ओके, इस वजह से वो इक्वल है, क्योंकि जो ट्री है वो D के पास से टूट गया और A जाके यहाँ पे क्या बन गया है? C। यहाँ पे A डैश भी लिख सकते हो, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसके लिए मैंने C लिखा है। और एंगल C विद द थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ट्री जो है वो ब्रोकन होके कहाँ पे बन गया? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, क्या बोला है? फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्री मेकिंग एन एंगल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिख लो, फ्रॉम द बेस ऑफ
3 it's making an angle. अब पता चला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, क्यों आया। तो अब आपको दो चीज फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो हम लोग को पता है उसके हिसाब से फाइंड करोगे। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ऑपोजिट, और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया है कि नहीं, तो थीटा के सामने वाला ऑपोजिट, और ये 90 के सामने वाला इधर का तो हाइपो हो जाएगा, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। ठीक है, सो थीटा का ऑपोजिट लेते हैं हम लोग। थीटा का ऑपोजिट कौन है, थीटा का ऑपोजिट और नीचे वाला एडजेसेंट लेते हैं। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। ठीक है, सो ऑपोजिट का वैल्यू क्या है, BD है, BD बोलो या फिर DB बोलो, और नीचे वाला एडजेसेंट कौन है, BC है, और थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है 60। तो tan 60 कितना होता है बताओ जरा, अभी दो सम कर चुके हैं हम लोग ने, √3 होता है। BD का वैल्यू हमें नहीं पता, BC का वैल्यू क्या है नीचे 20, ये डिवाइड में 20, इस साइड जाके मल्टीप्लाई 20, तो 20√3। अब BD का वैल्यू जो है वो क्या हो गया 20√3, तो ये हो गया 20√3। तो आप इसी को हाइपोटेनियस के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 स्क्वायर, और आप लोग क्या है ऐसा भी ले सकते हो, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो वो साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इस तरीके से भी कर सकते हो, बट हम लोग ट्रिको बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसके लिए काम करते हैं थोड़ा इजी फॉर्मूले से करते हैं। हाइपो स्क्वायर इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, तो हाइपो क्या है हमारे पास, 90 के सामने वाला हाइपो DC जो हमें फाइंड करना है, और हमें दिया क्या है, ऑपोजिट भी दिया है और एडजेसेंट भी दिया है। ऑपोजिट क्या है हमारे पास 20√3, और एडजेसेंट कितना दिया है 20। अभी दिमाग में आंसर तो आ गया होगा, 20 का कितना होता है 400, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको कुछ डरना नहीं है। 20 का कितना होता है 400 होता है, और √3 का कितना होता है 3। कैसे बताता हूँ, 20√3 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 20 का स्क्वायर कर दूंगा मैं और √3 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 20 का 400 आ जाएगा, और स्क्वायर के साथ रूट कट तो ये आ जाएगा 3, तो 403 का 1600। ओके, ये समझा क्यों हम लोग का इतना आएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, 1600 आ गया। 1600 प्लस 400 कितना होता है, ओके 2000 हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC स्क्वायर, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, 4 3 12 आएगा, 12 4 3 12 आएगा, सॉरी। अब आते पूरा आंसर हो जाएगा 1600। ओके सॉरी, तो DC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 किसका है, 4 का 2 0 का 1 0। ओके, तो टोटल हाइट क्या है A से लेके D तक के, अगर DC अगर कितना आता है 40 आता है, ओके, तो ये भी 40 होगा, ओके, क्योंकि ये इसको इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, therefore AC इसको कितना हो जाएगा 40। तो टोटल हाइट क्या है, AD, पूरी AD हाइट है, टोटल हाइट। AB कैसे बन रही है, A से लेके B, AD प्लस DB। AD का वैल्यू कितना आया अभी अपने पास 40 आया, और उसका कितना आया 20√3 आया। ओके, सो 20√3 आया इसका आंसर, और आपके पास वो कितना दिया है 40, बट क्वेश्चन में आपको जो है √3 का वैल्यू जो है नहीं दिया हुआ,
तो √3 का 1.73 दिया होता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते, फिर उसके बाद में इसके साथ में प्लस कर देते, तो इसका टोटल हाइट मालूम पड़ जाता था। बट यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं दिया है, तो इसका आंसर सिर्फ 40 + 20√3 ही होगा। तो आपको यहाँ पे प्लेस तो नहीं है, आपको लिखना है द टोटल हाइट ऑफ अ ट्री इज height of tree is 40 + 20√3. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो बहुत सिंपल था। इसके अंदर आप लोग जो है ट्रिगो से भी कर सकते थे, बट मैंने आपको पाइथागोरस से बताया, थोड़ा सा सिंपल हो गया है। तो अभी आप ये सब को लिखिए, अब हम करेंगे इसके बाद वाला सम। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत इजी है, जरा ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। एक जो बच्चा है वो क्या उड़ा रहा है, काइट उड़ा रहा है। ओके, पतंग। above the ground the string is attached to a kite is at the ground। जो स्ट्रिंग जो है, जो मांझे से वो उड़ा रहा है, मांझा जो होता है उससे वो उड़ा रहा है, सपोज वो क्या है, ग्राउंड को टच है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है ग्राउंड से। assuming that the string is straight find the length of a string। तो अज्यूम क्या करना है, वो जो मांझा उड़ा रहे वो ऐसा ऐसा सांप की तरह नहीं गया हो, वो स्ट्रेट गया हो। तो एक बच्चा है, ओके, आपका फ्रेंड वापस से आ गया और ये क्या कर रहा है, काइट उड़ा रहा है। ओके, ये काइट उड़ा रहा है। ओके, ये तो मच्छी बन गई। तो क्या करते हैं, ओके, तो ये काइट उड़ा रहे हैं। अब इससे अच्छी ड्राइंग में को नहीं आती। ओके, तो ये क्या कर रहा है, काइट उड़ा रहा है। ये जो मांझा है ना, ये कहाँ पर है, ये स्ट्रिंग जो है डाउन है। ओके, ये ग्राउंड है और ये कितना ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर उड़ रही है, 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। और ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। और ये जो स्ट्रिंग जो यहाँ से है वो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे। ए ऐसी जगह है जहां पे काइट है और वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 60 मीटर है। और 60 क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ग्राउंड से नीचे से ऊपर बन रहा है, इसके लिए। और ये जो बीडी जो है, बीबी 2 ले लिया मैंने, यहाँ पे डी बीसी आएगा। तो बीसी जो है ये डिस्टेंस है। ओके, मतलब ग्राउंड सरफेस है और हम लोगों को फाइंड करना है ये स्ट्रिंग का वैल्यू, मतलब ये हमें फाइंड करना है। ओके, बहुत इजी है, सेम वैसे ही फंडा लेना है। लेट ए बी द सेगमेंट a kite flying above the ground। मतलब ये जो ग्राउंड का सरफेस एरिया है उसके उतना अबव ये जो काइट फ्लाई कर रही है, तो ये उतना वैल्यू हो गया। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 60। ओके, 60 मीटर। सिमिलरली BC विद द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस भी बोल सकते हो, और क्या बोलोगे, BC विद द पर्सन, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द काइट फ्लाइंग अबव द ग्राउंड। ओके, तो वो भी लिख सकते हैं, बट ग्राउंड सरफेस इज द बेटर एंड प्रोफेशनल वे। ओके, तो BC पता चल गया। अभी आपको लिखना है C। C क्या है, थीटा, जो आपको दिया हुआ है 60। ओके, तो क्या लिखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों एलिवेशन, एलिवेशन इसलिए क्योंकि वो ग्राउंड से बन रहा है, बिकॉज द स्ट्रिंग टाइड टू द ग्राउंड। ओके,
स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड को टच की गई हुई है, इसके वजह से एंगल जो है एलिवेशन है, और वो जो डाउन टू अप है इसके लिए। और AC भी द स्ट्रिंग, AC भी स्ट्रिंग वी नीड टू फाइंड, ओके, जो हमें पता नहीं है तो वो क्या है, स्ट्रिंग है, जो हमें पता करना है कितनी होगी। अब मुझे बताओ, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि जो चीज पता है उसको लेना है और जो चीज नहीं पता है उसको लेना है। तो ये चीज पता है तो इसको लेंगे, और जो चीज नहीं पता है, जो पता करना है उसको लेंगे, ओके। तो 60 मीटर जो है ये थीटा जो के ऑपोजिट है, और ये 90 है, तो 90 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, हाइपो, जो अपने को फाइंड करना है। और एडजेसेंट से तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि ग्राउंड सरफेस कितना है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा लेंगे, थीटा का ऑपोजिट और फाइंड करना है हाइपो। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपो कौन सा होता है, देखो साइन थीटा होता है, ओके। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, राइट। ऑपोजिट क्या है, थीटा के सामने वाला, 90 के सामने वाला नहीं, O डबल P लिखा है मैंने, कितना है 60 मीटर है, वो कौन है, AB है। और हाइपो कौन सा है, AC है, ओके। AC आपको दिया है क्या, नहीं दिया है। AB आपको दिया है, यस दिया है 60 मीटर। और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है 0 1/2 1/2 √3/2 होता है, कितना होता है, √3/2। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आगे आंसर AC से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, ओके। और 60 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, ओके। तो गलती से भी साइन 60 √3 मत लिखना, साइन 60 कितना होता है, √3/2, ओके। तो यहाँ पे हमें √3 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73, ओके। 1.73 है ना, चलो टेक्स्ट बुक में देख लो, तो 1.73 ही है, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, अच्छी तरीके से पता है 120 होता है। अभी ये AC का AC रहेगा, ये √3 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करना है, रैशनलाइज कर दो, क्योंकि √3 जो नीचे है उसको कट नहीं कर सकते हैं, तो √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 120 × √3 120 √3। अब ये √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 किसका है, 3 का है, 3 1 3 4 12 0 का 0, कितना आ गया 40 √3। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1.73 करोगे, सो यू गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। 173 है, मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों 0, 4 3 12, 1 कैरी, 4 7 28 29, 2 कैरी, 4 4 4 + 2 6, तो 6 9 2 0 आ गया। तो 2 नंबर के पहले पॉइंट 69.2 मीटर, ओके। तो आपको क्या करना है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज is 69.2 मीटर, ओके। आई होप सो आपको याद रख के समझ में आया होगा, और इसके अंदर कोई डाउट्स ना हो। अगर फिर भी अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाउट कीजिए, जो आपको जो डाउट्स है वो लिखिए वहाँ पर। और ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि यस सर एक्सप्लेनेशन अच्छा था और हमें समझ में आया। तो उस तरीके से मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, तो मैं और भी वीडियो जो है इसके रिलेटेड प्रॉब्लम सेट वगैरह के जो है मैं अपलोड करूँगा, ओके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यही वीडियो जो है आप लोग फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो घर पे डाउट्स लेके बैठे हुए हैं और उनको जो है कोई सिखाने वाला नहीं है। तो आप जो है ये डाउट्स उनकी क्लियर करने के लिए आप लोग ये प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ये जो लिंक है ये आपके जो व्हाट्सएप स्टोरी या फेसबुक स्टोरी पे रखिए ताकि सब तक के पहुँचे, तो आप लोगों को भी उसका पुण्य मिले और मुझे भी उसका क्रेडिट मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।